हाँ, थैंक यू जेसिका। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए ट्रायंगल का हो जाता है एक्सप्रेशन, मास मान लो m है, हाइट मान लो h है, तो इसको देखो 1/6 m h स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे कोई भी स्केलिंग ट्रायंगल के लिए, ठीक है। तो अगर हमारे पास मान लो कोई स्क्वायर है अगर, तो स्क्वायर का अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट डायगोनल, ठीक है। तो हमने यहाँ से ड्रॉ कर दिया 90 डिग्री, यहाँ से हमने ड्रॉ कर दिया, ये पूरा एक ही डायगोनल जाएगा ना, ठीक है। ये मास इसका m है, साइड मान लो इसका a है, तो ये वाला हम क्या बोल सकते हैं, इसका डायगोनल क्या हो जाएगा, a√2 हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a/√2 हो जाएगा ना, डिवाइड कर दो। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इतने पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, सिर्फ 1/6 m/2। देखो तो मास m है ना, इसका पूरा मास m है, तो आधे का मास m/2 होगा, इंटू h का स्क्वायर। व्हाट इज h हियर, h इज a/√2, तो ये कितना हो जाएगा m स्क्वायर बाय 6 टू जा 12, 12 टू जा 24। ये एक पार्ट का हो गया। सिमिलरली दूसरे पार्ट का क्या हो जाएगा, दूसरे पार्ट का भी इतना होगा, तो टोटल क्या हो जाएगा, m a स्क्वायर बाय 12 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, आंसर। इसका एक ऑल्टरनेट मेथड भी हो सकता है, लेकिन ये अगर ट्रायंगल का याद करके करोगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ये ज्यादा जनरल मेथड के लिए भी एप्लीकेबल है, लेकिन अगर दूसरा बताता हो ना तो वो जनरल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। समझ में आ गया। अच्छा, अभी सुनना क्या करना तुम लोग को, एससी वर्मा में 15 से लेकर के 30 तक की, ठीक है, ट्राई कर जाना है, ठीक है। उसकी जो भी डाउट्स है मेरे को बता देना, मैं डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। हाँ, परपेंडिकुलर से भी कर सकते हैं, बोला ना। देखो ये ऐसे करेंगे, अगर ये हमें देगा m² बाय 12, ये हमें देगा m² बाय 12, परपेंडिकुलर का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m² बाय 6। अब डायगोनल का तुम देखो ना, अगर डायगोनल से अगर ऐसे ऐसे करके देखो, इसका मान लो अगर a है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मान लो अगर i है, तो इसका भी i होगा बाय सिमेट्री, तो 2i कितना हो जाएगा m² बाय 6, तो i कितना हो जाएगा m² बाय 12 हो जाएगा। दोनों मेथड से आ जाएगा, लेकिन जो प्रीवियस मेथड है ना वो मेरे को ज्यादा सुटेबल लगता है, क्योंकि मान लो कोई ऐसा फिगर दे दे जो कि स्क्वायर नहीं हो, लेकिन जिसके डायगोनल जो है ना 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करे, टाइट जैसा हो गया, ठीक है, तो वहां पर वो वाला फॉर्मूला भी एप्लीकेबल है, ठीक है। इसलिए वो वाला फॉर्मूला पे मतलब उस मेथड पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि उससे जनरल सवाल ही बन सकता है। ऐसे आई बात समझ। आगे बढ़ते हैं। देखो लास्ट क्लास में तुम लोग का मैंने क्या क्या सिखाया था, फटाफट बात कर लेते हैं हम लोग एंगुलर मोमेंटम की। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला था r क्रॉस p, दैट इज r क्रॉस mv। फिर मैंने बताया था कि एंगुलर मोमेंटम को निकालने का ठीक वही तरीका होता है जो टॉर्क निकालने का तरीका होता है। फिर मैंने तुम लोग को बताया था कि एंगुलर मोमेंटम का इम्पोर्टेंस क्या है, कि जैसे हमने सीखा था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम द फोर्स अप्लाइड, इन द सेम वे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम हो जाता है टॉर्क अप्लाइड। ठीक है। अगर मान लो किसी बॉडी पे बाहर से कोई टॉर्क अगर जीरो है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। हम इसको ऐसा भी बोलते हैं कि उसका एंगुलर मोमेंटम कैसा रहेगा, कंजर्व रहेगा। लेकिन जब हम टॉर्क की बात करते हैं तो हम हमेशा किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालते हैं, ठीक है। तो इसलिए जब हम एंगुलर मोमेंटम की बात भी करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम किसी पॉइंट के अबाउट कंजर्व होता है, ठीक है। हाँ, फिर मैंने तुम लोग को बताया था कि इसके कुछ एग्जांपल्स दिए थे, डाइविंग वाले एग्जांपल। फिर मैंने तुम लोग को और भी कुछ एग्जांपल्स दिए थे इसके, कि कैसे कैट गिरती है, चोटी लगती है उसको। बैले डांसर्स का एग्जांपल दिया था। ये सब कौन से प्रिंसिपल पे था, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन क्या कहता है, सिंपल सा Li इक्वल्स टू Lf, ठीक है। व्हेन अबाउट व्हेन tau इक्वल्स टू 0, ठीक है, अबाउट अ पॉइंट, व्हेन tau इक्वल्स टू 0 अबाउट अ पॉइंट, ठीक है। जिस पॉइंट के बाद टॉक 0 होगा ना, उस पॉइंट के बाद हम क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम कैसा रहेगा, कंजर्व रहेगा, ठीक है। फिर इसका मैंने बताया था कि I1 I ओमेगा 1
I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2, ठीक है। मैंने तुम लोगों को बताया था कि एंगुलर मोमेंटम किसके लिए निकाल सकते हैं, एक सीधा चलता हुआ बॉडी के लिए भी निकाल सकते हैं, एक रोटेटिंग बॉडी के लिए भी निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसके हम ना कुछ छोटे-छोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ठीक है। बोला गया ना कि यहाँ पे एक ट्रैक है, ऐसा करके, ठीक है। और इस ट्रैक ये एक सर्कुलर डिस्क है जिसका मास m है, 6 m है, ठीक है। इसका मास 6 m है और ये इसका सेंटर है। इसका जो रेडियस है ना डिस्क का वो कैपिटल R है। और ये मेरी गो राउंड जैसा है, जैसे झूला कैसे होता है उस टाइप का, ठीक है। मतलब यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे ना ये फिक्स है ऐसे, ठीक है। ऐसा ये फिक्स है, आप ऐसा घूम सकते हैं। ये ना घूम रहा है और किस एंगुलर स्पीड से घूम रहा है, ये इसकी एंगुलर स्पीड है ओमेगा इक्वल्स टू 1.5 रेडियन पर सेकंड। ये घूम रहा है, ठीक है। ये डिस्क का मास कितना है, 6 m है और रेडियस कितना है, R है और घूम रहा है, ठीक है। 6 m मतलब m कोई भी मास होगा उसका 6 गुना। और यहाँ पे ना एक कॉकरोच बैठा हुआ है, इस कॉकरोच का मास m है और इसका जो रेडियस है ना यहाँ से, वो हमें दिया गया है 0.8 R, ठीक है। और ये क्या करता है, ये कॉकरोच इस पॉइंट से क्रॉल करके, ये कॉकरोच जो है ना यहाँ से क्रॉल करके यहाँ पहुंच जाता है, ठीक है। जब यहाँ पर है तो ओमेगा कितना 1.5 है, ठीक है। कॉकरोच का मास m है, डिस्क का मास 6 m है, इसका रेडियस कितना है, R है। और कॉकरोच जो है ना जब क्रॉल करके यहाँ से यहाँ पहुंचता है, A से B पहुंच जाता है, तो बताओ इस डिस्क का एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा। तो यहाँ पर देखो एक अच्छी बात क्या है कि इस क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, ठीक है। अगर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन में अगर कहीं से भी अगर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है तो हम ये बोल सकते हैं कि इसका एंगुलर मोमेंटम कैसा रहेगा, कंजर्व रहेगा, है ना। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हमको क्या निकालना है, इसकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। तो हमको एक बात यहाँ पे समझ में आती है कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2। अब अगर I1 की बात की जाए तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका मास कितना है, 6 m है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा I1 का हो जाएगा m r स्क्वायर 1/2 m r स्क्वायर, ये डिस्क हो जाएगा 6 m टू r का स्क्वायर। ये हो गया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क, हाफ 6 m into r का स्क्वायर प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस कॉकरोच m into 0.8 r का स्क्वायर। ये मेरा कट जाएगा 2 से, तो I1 हो जाएगा 3 प्लस 0.64 दैट इज 3.64 m r स्क्वायर। ये इसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, तो इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, है ना। एक बात देखो, जैसे जैसे ये कॉकरोच दूर जाएगा, ठीक है, हमने इस एक्सिस को लिया, इस सेंटर के अबाउट कोई भी टॉर्क नहीं लग रहा है, ठीक है। अगर तुम ये बोलो कि जब कॉकरोच चलेगा तो उसका फ्रिक्शन फोर्स सही होगा,
लेकिन वो फ्रिक्शन फोर्स कैसा होगा, इंटरनल फोर्स होगा, ठीक है। तो वो टॉर्क भी कैसा लगाएगा, इंटरनल लगाएगा। तो अगर वो टॉर्क लगा रहा होगा इसके ऊपर, क्या कहते हैं, डिस्क के ऊपर, तो वो इंसेक्ट भी लगाएगा, तो वो एक्चुअली क्या होता है, इंटरनल फोर्सेस हमेशा कैसे हो जाते हैं, कैंसल कर जाते हैं, दोनों के ऊपर लगेगा ना, ठीक है। तो दोनों के ऊपर लगेगा, इंसेक्ट कॉकरोच पे भी लग रहा है, डिस्क पे भी लग रहा है, दोनों का फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट होगा, तो टॉर्क कैंसिल होकर जीरो बन जाएगा, ठीक है। तो याद रखना कि इस इक्वेशन में भले फ्रिक्शन फोर्स लग रहा हो, लेकिन वो इंटरनल, क्या I1 कैसे आया, I1 देखो यहाँ पर ये डिस्क है, ठीक है, ये क्या है, डिस्क है। यहाँ पर दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, एक तो डिस्क का होगा, ठीक है, और एक कॉकरोच का होगा। कॉकरोच यहाँ बैठा हुआ है, डिस्क रोटेट कर रहा है डिस्क सेंटर के अबाउट ना। एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क हो गया, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, हाफ mr स्क्वायर, हाफ इंटू 6m इंटू r का स्क्वायर, प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कॉकरोच। डिस्क का किसके अबाउट निकाला मैंने, ये पॉइंट O के अबाउट। इंसेक्ट का अगर हम निकालते पॉइंट O के अबाउट, तो वो क्या हो जाएगा, m इंटू आर का स्क्वायर। याद है पॉइंट मास का हम किसी भी पॉइंट के अबाउट कैसे देखते थे, m इंटू आर का स्क्वायर, तो m इंटू 0.8 का स्क्वायर, ये आ गया ना। मेरी बात समझ में, यहाँ पर दो चीजें हैं, एक कॉकरोच है जो कि पॉइंट मास की तरह है, और एक डिस्क है। डिस्क कंटिन्यूअस बॉडी है, उसका हमको याद रखना होगा, mr स्क्वायर बाय 2 है बॉडी नेचुरल एक्सिस, और इंसेक्ट का हो जाएगा, कोई पॉइंट मास का हो जाता है m इंटू आर का स्क्वायर, जहां पे r क्या होगा, डिस्टेंस हो गया फ्रॉम द एक्सिस। इस एक्सिस के बाद कोई भी तरह का टॉर्क नहीं लग रहा है, ठीक है, जो भी फ्रिक्शन लग रहा है इंटरनल है। बात सबको समझ में आ गई थी। अगर मान लो मैं I2 की बात करूं, बाद वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, तो क्योंकि मैं अगर ये फॉर्मूला यूज करता हूं, तो मुझे I1 पता होना चाहिए, I1 ओमेगा 1 पता ही है मेरे को, I2 मुझे निकालना होगा, ओमेगा 2 मुझे पता नहीं। अगर मैं I2 की बात करूं, तो यहाँ पर डिस्क तो वही है जो कि इस पॉइंट के बाद घूम रहा, लेकिन अगर मैं इस डिस्क की बात करूं, तब तो वो 6m इंटू आर का स्क्वायर होगा, लेकिन कॉकरोच चलते चलते कहां पहुंच गया होगा, बी पर। तब मुझे निकालना है ओमेगा 2 क्या होगा। तो कॉकरोच जो है ना, इस पॉइंट से दूर चला गया है। याद रखना, मास अगर किसी भी एक्सिस से दूर जाता है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, m इंटू, अभी दूरी कितनी हो जाएगी, r का स्क्वायर हो जाएगी ना, ये 2 3 जा 6, तो कितना हो जाएगा, 4mr स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज द फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, ओमेगा 1 कितना, 1.5 है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 3.64 इंटू ओमेगा 1 इक्वल्स टू 4mr स्क्वायर, 3.4 mr स्क्वायर, क्योंकि mr स्क्वायर यहाँ पर भी, mr स्क्वायर यहाँ पर भी, तो इधर उधर लिखे तो कैंसिल ही कर जाएगा वो तो, ठीक है। 4 ओमेगा 2, तो ओमेगा 1 की वैल्यू भी पता है ना हमको, ओमेगा 1 कितना है, 1.5 है, ये हो जाएगा 4 इंटू ओमेगा 2, तो ओमेगा 2 में निकाल सकता हूँ ना, 3.64 इंटू 1.5 बाय 4, ठीक है। तो इसको निकालो जरा सा, इसका आंसर आएगा तुम्हारा 1.37 रेडियन पर। और एक चीज देखो, यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, कि जैसे वो दूर जाएगा ना, एक मिनट, हाँ 1.365, ठीक है। जैसे देखो वो दूर जाएगा ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, बढ़ेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, घटनी चाहिए ना, ठीक है। यहाँ पर याद रखना कि हम कोई भी एक्सिस चूज कर सकते थे, यहाँ पे हमारे पास, हम ये पॉइंट भी चूज कर सकते थे, क्योंकि हर पॉइंट के अबाउट क्या होगा, टॉर्क जीरो होगा, ठीक है। फ्रिक्शन का तुम किसी पॉइंट के अबाउट निकाल लो, कहीं पर भी लगा सकते थे हम लोग इस केस में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लगाना आसान पड़ता था, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस नापना आसान है ना, ठीक है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता कि हम हर पॉइंट के अबाउट निकाल लगा सके। लेकिन अगर एक्सटर्नल फोर्स दिया जाएगा ना, फिर मुझे वहां पे टाउ इक्वल टू आई अल्फा यूज करना पड़ेगा, ठीक है।
फिर मुझे बोला जाएगा टॉर्क कितना लग रहा है, फिर ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, फिर हमको वो सब इक्वेशन यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? अब ये काम करो, सबको समझ में आ गया अच्छे से? किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछो इस पे मेरे को। अभी क्वेश्चन तुम्हारे सामने ऐसा होगा, सेकंड पार्ट, अगर इंसेक्ट ए से ओ पे चला जाए तो बताओ ओमेगा क्या होगा? इफ इंसेक्ट मूव्स फ्रॉम ए टू ओ, फाइंड ओमेगा एफ। सबको सॉल्व करो, सारा डेटा तुम्हारे सामने ही है। सबको सॉल्व करो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो लग रहा हो, तो हम कोई भी पॉइंट चूज कर सकते हैं एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन के लिए, और वहां पे हम ऐसा पॉइंट चूज करते हैं जो कि हमारे लिए कन्वीनियंट हो। ठीक है, वेरी गुड। बाकी लोग तो आंसर। और कभी कभी ऐसा होता है कि एंगुलर मोमेंटम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही कंजर्व होता है, जिस पॉइंट पे टॉर्क जीरो। ठीक है, तो वो हमको ध्यान थोड़ा सा देख करके लेना पड़ेगा। देख लो इसमें क्या होगा। इसमें पहला इक्वेशन तो ये रहेगा 3.64 इक्वल्स टू, यहाँ पे 4 के बदले हम क्या पुट कर देंगे? सही है, बाकी लोग भी तो आंसर। सेकंड में हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो ना 4 नहीं लिख के हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सिर्फ 3 mr² लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर ये यहाँ पे आ जाएगा ना, तब तो इसके साथ कोइंसाइड करेगा, इसकी दूरी यहाँ से 0 हो जाएगी। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? 3 लिखूंगा। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, बस यहाँ पे 4 के बदले क्या कर देना? 3 कर देना। आगे बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोला गया ना कि एक, अब देखो सेकंड क्वेश्चन, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन होगा पहले वाले के कंपैरिजन में। यहाँ बोला गया ना कि एक डिस्क है, एक मैरी गो राउंड है जिसका रेडियस है 2.5 मीटर, और एक यहाँ पे एक चाइल्ड खड़ा हुआ है, इसका मास है चाइल्ड का 39 kg। ठीक है, यहाँ पे एक मेरी गो राउंड है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दिया गया है 150 kg/m²। ठीक है, और यहाँ पे ना एक बॉल को फेंका गया है। ठीक है, जस्ट बिफोर द बॉल caught it as horizontal component। यहाँ पे एक बॉल को फेंका गया है, और जो बॉल जिस, ये जो बॉल जो है ना, जिस पे फेंका गया ना, जिस एंगल से, ये बॉल बनाती है एंगल 37 डिग्री।
ठीक है, विद द टेंजेंट। ये देखो ये टेंजेंट है, जो लाइन ड्रॉ की ना मैंने, दिस इज टेंजेंट एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये जो रेडियस है ना बॉल का, ये जो सर्कल का जो रेडियस है ना, वो हमें दिया गया है सर्कल का रेडियस है 2.5 मीटर। ठीक, तो क्वेश्चन एक्चुअली थोड़ा लंबा है, मतलब क्वेश्चन में जो है ना, मैं तुम्हें तोड़ तोड़ के पूछता हूँ क्वेश्चन। बॉल का मास, जिस बॉल को फेंका गया ना, उस बॉल का मास है 1 kg। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू ओ। ये पॉइंट को आपको निकालना है। ठीक है, एक लड़का है, बॉल ऐसे फेंकी गई है। ठीक है, बॉल ऐसे जा रही है, बॉल कितना एंगल बनाती है टेंजेंट के साथ, 37 डिग्री। तो बताना है कि ये वेलोसिटी, ये जो बॉल जो होगी, इस बॉल का एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू ओ क्या होगा, सबसे पहला सवाल। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम निकालने का सबको तरीका आता है ट्रांसलेटिंग बॉडी के लिए। ठीक है, ट्रांसलेटिंग बॉडी के लिए हमने पढ़ के रखा था कि उसका फॉर्मूला होता है mvr। ठीक है, यहाँ पर हम वेलोसिटी का वो कंपोनेंट लेते हैं जो कि r के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, जैसे मोमेंटम, जैसे हमें टॉर्क ले सीखा था, ठीक वैसे इसके लिए भी सीखा हमने। तो अब यहाँ पर देखो कि ये अगर एंगल 37 डिग्री है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 37 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसका वेलोसिटी बॉल की दी गई है, नहीं लिखी मैंने क्या, 50 मीटर पर सेकंड। वी है इसके लिए 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू। तो यहाँ पे मोमेंटम क्या हो जाएगा, देखो बॉल का ये डायरेक्शन हो गया बॉल के मोमेंटम का, पी। पी कितना हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज 50 केजी मीटर पर सेकंड। पी, अब इसका दो हिस्सा हो जाएगा, एक तो पी कॉस थीटा और एक हो जाएगा पी साइन थीटा। सही है, वेरी गुड, सही है। पी कॉस थीटा और एक क्या हो जाएगा इसका पी साइन थीटा। अगर हम बात करें पी कॉस थीटा जो होगा ना, ये वाला पी कॉस थीटा हो जाएगा, जो सटा हुआ साइड होगा। और देखो मुझे अगर ओ के अबाउट निकालना है, तो मुझे, सही है, मुझे अगर ओ के अबाउट निकालना है तो मुझे मोमेंटम का वो हिस्सा चाहिए जो कि उस आर वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। तो मुझे किसके अलॉन्ग निकालना होगा, देखो तो मुझे तो टेंजेंट के अबाउट निकालना होगा ना, क्योंकि टेंजेंट जो होता है वो आर के परपेंडिकुलर है ना। तो मुझे मोमेंटम का वो हिस्सा निकालना है जो कि आर के परपेंडिकुलर हो। आर के परपेंडिकुलर मतलब टेंजेंट, तो मुझे उसके अलॉन्ग निकालना है। तो कितना हो जाएगा, 50 पी कॉस थीटा। देयरफॉर एल हो जाएगा पी कॉस थीटा। पी पी मतलब कितना हो गया, 50 इंटू कॉस थीटा मतलब कॉस 37 डिग्री। कॉस 37 हमारा कितना हो जाता है, 4/5 इंटू ये दूरी कितनी है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना 2.5 है। ये मेरा हो जाएगा 25 हो जाए 100 केजी मीटर। एमबीआर का यूनिट क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, है ना, एमबीआर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। आई होप सबको समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत किसी को पूछो। एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं हम लोग, मोमेंटम को तोड़ दो दो हिस्से में। ठीक है, जिसके अबाउट निकालना है, ठीक है, उस आर वेक्टर के परपेंडिकुलर वाले को पकड़ो खाली। ठीक है, और वहां से देख लो। अगर मान लो हमको इस अबाउट की अगर देखना है, ऐसे देखो, ये ऐसा पॉइंट है अगर यहाँ पे, तो मेरे पास अगर
पी वेक्टर अगर ऐसा है, देखो पी वेक्टर कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना, और ये मेरा आर है, ये 90 डिग्री हो गया, ये एंगल कितना है 37 डिग्री है, ये पी वेक्टर है, पी वेक्टर के दो टुकड़े हो जाएंगे यहाँ पे, पी कॉस 37, पी साइन 37। पी का वो हिस्सा देखो जो कि आर के परपेंडिकुलर हो, वो कौन सा होगा, पी कॉस 37 होगा, ठीक है। तो पी कॉस 37 इंटू आर कर देंगे, ठीक है, दैट इज द आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन लिखो, फाइंड बॉल इज थ्रोन, ठीक है, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सिस्टम व्हेन बॉय कैचेज द बॉल। जैसे लड़के ने बॉल को कैच कर लिया, तो बताओ इस पूरे सिस्टम का एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा। तो देखो जैसे बॉल कैच करेगा ना वो, ठीक है, बॉल उसने फेंकी, ठीक है, लड़के ने बॉल कैच कर ली, अब क्या हो गया, पहले ये पूरा रेस्ट पे था, बॉल आ रही थी, कैच कर लिया, तो क्या होगा, बॉल प्लस पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कैसा रहेगा, कंजर्व रहेगा, है ना, क्योंकि कोई जो भी फोर्स लगा रहा है बॉय बॉल के ऊपर या बॉल बॉय के ऊपर, वो इंटरनल फोर्स हो गई ना। तो इसमें क्या होगा, अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि टोटल एंगुलर मोमेंटम इनिशियली कितना था 100, बॉल को कैच करने के बाद एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, देखो तो सेम रहेगा। तो जरा सा इसमें जरा ध्यान दो, I1 ω1 इक्वल टू I2 ω2, मतलब एल, सॉरी इसको मैं ऐसा लिखता हूँ, I1 नहीं लिख रखे, LI इक्वल टू LF लिखता हूँ मैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। LI कितना है 100, जब उसने बॉल कैच कर ली, तो LF यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, तो साइड पे करके लिख रहा हूँ, ठीक है, जरा ध्यान से देखना। LF इक्वल टू हो जाएगा, एक तो इसका 150 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बॉय का कितना मास है 39, बॉल उसके हाथ में आ चुकी है, तो मास कितना हो जाएगा 40, इंटू रेडियस कितना हो जाएगा 2.5 का स्क्वायर, ठीक है, एम आर स्क्वायर हो गया ना। कुछ नहीं क्वेश्चन में मेंशन है ना, तो बॉय का जो, बॉय को हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि रेडियस 2.5 मीटर काफी बड़ा है इन कंपैरिजन टू द साइज ऑफ द बॉल, साइज ऑफ द बॉय। तो बॉय प्लस, क्योंकि बॉल उसके हाथ में आ चुकी हुई है, तो टोटल फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। आ रही बात सबको समझ में? नहीं डिस्क भी नहीं, यहाँ पे हमको दिया गया, डायरेक्टली दिया गया, अगर हमको डिस्क का मास और रेडियस देता रहा तो हम निकालने में करते, लेकिन यहाँ तो हमको डायरेक्टली आई दिया हुआ है ना, तो क्यों करेंगे हम लोग, आप बोलता मास इतना है रेडियस इतना है तो बताओ, ठीक है ना, और ये बॉय तो पॉइंट मास हो गया, तो उसके लिए थोड़ी कुछ करेंगे। 150 प्लस तो 2.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6.25, 6.25 इंटू 40 करके देखो तो कितना आएगा ये, सर 250, 40 हो जाएगा ये, जीरो 0.25 आ रहा है, हाँ सही है, ये हमारा कितना हो जाएगा 40, सर 250, 250, ये कितना आएगा, ये 250 100 आएगा क्या, 100 इंटू 2.5, हाँ ठीक, ओमेगा 250 ओमेगा इक्वल टू 100 हो जाएगा ना, देखो तो ये कितना हो गया फाइनल मोमेंटम, तो ये 250 ओमेगा हो जाएगा, कैलकुलेट कर लो, इक्वल टू 100, तो कितना हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा 0.25 रेडियन पर सेकेंड। यहाँ पर मेन दो कंसेप्ट है इस सवाल में, एक तो तुमको ट्रांसलेटिंग बॉडी के लिए एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए आना चाहिए, कैसे कंपोनेंट लिंक करने, और दूसरा तुमको प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आना चाहिए कि Li इक्वल टू LF, ठीक है। और यहाँ पर भी एंगुलर मोमेंटम जो है ना किसी पॉइंट के अबाउट भी कंजर्व होगा, हर पॉइंट के अबाउट, बट ठीक है हम किसके अबाउट चूज करते हैं, ओ के अबाउट,
एक मिनट, अगर मैं ये बात बोल रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं बोल सकते किसी पे। हाँ, फिर से ज्वाइन करना। मैं ये नहीं बोल सकता कि किसी पॉइंट के अबाउट भी कंजर्व रहेगा, गलत होगा बोलना। ओ के अबाउट ही कंजर्व रहेगा, क्योंकि देखो इस पे पता है, इस डिस्क में एक बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। वो एक्सटर्नल फोर्स कौन सा होगा? हिंज का होगा। मैंने बोला भी था ना कि हिंज भी फोर्स एक्सर्ट करता है, जहाँ पे कांटी लगी होगी वहां भी फोर्स एक्सर्ट करेगा। लेकिन पता है, अगर मैंने ओ पे चूज किया तो उस हिंज की वजह से टॉर्क नहीं होगा, क्योंकि जहां से हिंज फोर्स पास कर रहा है वहीं पे हमने अगर एक्सिस ले ली तो वहां से नहीं पास करेगा, तो इसलिए वहां पे उसकी वजह से नहीं होगा। ठीक है, तो ये गलत, सॉरी ये गलत होगा बोलना कि अबाउट एनी पॉइंट कंजर्व होगा। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ ओ पॉइंट के अबाउट कंजर्व होगा, बिकॉज एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है हिंज का, लेकिन हिंज का टॉर्क जीरो तब होगा जब हमने ओ को ही अपना पॉइंट चूज कर लिया निकालने के लिए। ठीक है, सर हाँ बोलो। सर वहाँ पे वो 100 नहीं आएगा, वहाँ पे 250 आएगा। कहाँ पे क्या आएगा? सर 100 नहीं आएगा, वहाँ पे 250 आएगा। यहाँ 250 250 आएगा। प्लस 150। अच्छा ठीक है। देखो सेंट्रीपिटल फोर्स जो लग रहा होगा ना, वो फ्रिक्शन की वजह से लग रहा होगा। ठीक है, एंड फ्रिक्शन क्या हो गया बॉय, ये पूरा का पूरा जो डिस्क है, ठीक है, या मेरी गो राउंड प्लस ये सब फ्रिक्शन इंटरनल फोर्स की वजह से, वो तो इंटरनल फोर्सेज हो गए ना। इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स करके कोई फोर्स तो होता नहीं है, वहां पे तो फ्रिक्शन फोर्स होगा। और फ्रिक्शन फोर्स जहाँ पे कैसा हो गया, इंटरनल फोर्स हो गया, तो वो कोई भी नेट टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा, बिकॉज वो जितना मेरी गो राउंड पे प्रोड्यूस करेगा टॉर्क, उतना वो बॉय पे भी करेगा अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, फ्रिक्शन तो अपोजिट होता है ना। अगर मेरी गो राउंड पे अगर फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है और बॉय पे फ्रिक्शन अगर ऐसे लग रहा है, तो एक मेरी गो राउंड पे टॉर्क ऐसा होगा, बॉय पे टॉर्क ऐसा होगा। तो हम पूरे सिस्टम की बात करेंगे तो टॉर्क, नेट टॉर्क तो जीरो हो जाएगा ना। ठीक है, तो इसलिए एक बात याद रखना कि इंटरनल फोर्सेज जो होते हैं ना, वो कभी भी कंट्रीब्यूट नहीं करते टॉर्क। ठीक है, इन द सिस्टम, इन द सिस्टम मैंने बोला। ठीक है, चलो मैं क्लास एंड करो, जरा फिर से ज्वाइन कर लो।